नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का संविधान, जो हमारे लोकतंत्र की जान है, आखिर बना कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये तो एक नए देश के जन्म की पूरी कहानी है। तो चलिए, इस जबरदस्त सफर को साथ मिलकर समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान आखिर बना कैसे? सोचिए, ये सिर्फ कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। तो चलिए, इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अपनी इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि असेंबली बनी कैसे, उन्होंने भारत के लिए क्या विजन तैयार किया। फिर ड्राफ्टिंग, उस पर हुई जबरदस्त बहस और मंजूरी, और आखिर में एक नए राष्ट्र का जन्म। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ये ख्याल, ये आइडिया सबसे पहले आया कहाँ से? किसने सोचा कि भाई भारत को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत है? और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि ये आइडिया एक चिंगारी से आग कैसे बना। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार ये बात रखी। ठीक एक साल बाद 1935 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड बन गई। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये सभा सभी भारतीयों के वोट से बननी चाहिए। और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता बना ही दिया। आइडिया तो आ गया, पर उससे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब सवाल ये था कि इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए एक संविधान सभा आखिर बनेगी कैसे? और यकीन मानिए, ये रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ था। तो हुआ ये कि कई सालों के संघर्ष के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। इसी मिशन ने वो प्लान पेश किया जिसने आखिरकार संविधान सभा के बनने का रास्ता साफ कर दिया। हाँ, मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे कम से कम एक सभा तो बन ही सकी। तो इसी कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से संविधान सभा के लिए टोटल 389 सीटें तय हुईं। इनमें से 296 सीटें थी ब्रिटिश इंडिया के लिए और 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। लेकिन जैसे ही सब कुछ सेटल होता दिखा, इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। 1947 में हो गया भारत का बंटवारा, और इस एक घटना ने संविधान सभा का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। बंटवारे का सीधा सीधा मतलब ये था कि जो सदस्य अब पाकिस्तान बन चुके इलाकों से थे, वो भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे, और इसी वजह से मेंबर्स की कुल संख्या 389 से घटकर सीधी 299 पर आ गई। तो अब सवाल ये है कि ये जो 299 लोग थे, ये आए कहाँ से? देखिए, ये आज की तरह कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था कि सबने जाके वोट डाला हो। नहीं, ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स थे, उन्हें प्रोविंशियल असेंबली के लोग चुनते थे, मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो रियासतें थी, वहां से तो राजा महाराजा अपने प्रतिनिधि नॉमिनेट करके भेजते थे, और पूरा हिसाब किताब आबादी पर था। मोटा मोटा कहें तो हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। अच्छा, तो सभा बन गई, लेकिन अब असली और सबसे बड़ा काम शुरू होना था। ये तय करना कि आजाद भारत आखिर दिखेगा कैसा, उसके आदर्श क्या होंगे। यहीं से एक विजन को गढ़ने का काम शुरू हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में एक बहुत ही हिस्टोरिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे आप संविधान का ब्लूप्रिंट या विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इसने एक खाका खींचा कि आज़ाद भारत कैसा होगा, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जहां हर नागरिक को न्याय, आज़ादी और बराबरी मिलेगी। इस प्रस्ताव पर असेंबली में बहुत गहरी बहस हुई, और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से अपना लिया गया। और जानते हैं, यही वो प्रस्ताव था जिसका बदला हुआ रूप आज हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल है, हमारे लोकतंत्र की आत्मा। अब विजन तो सेट हो गया था, लेकिन उसे कानून के शब्दों में ढालने का पहाड़ जैसा काम अभी बाकी था। ये वो फेज है जहां संविधान का असली ड्राफ्ट तैयार किया गया। देखिए, इतना बड़ा काम करने के लिए असेंबली ने कई कमेटियां बनाई। इनमें से कुछ बहुत जरूरी थीं, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन सब में सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन सभी कमेटियों के सुझावों को एक धागे में पिरोकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। उनकी इसी जबरदस्त भूमिका के लिए उन्हें सम्मान से भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद शुरू हुआ उसे फाइनल करने का सबसे जरूरी दौर, बहस, बदलाव और आखिरकार उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया। इस पूरी प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहली रीडिंग में ड्राफ्ट को असेंबली के सामने रखा गया। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी और सबसे जरूरी थी। इसमें संविधान के हर एक क्लॉज पर एक एक शब्द पर बहस हुई और फिर आई तीसरी और आखिरी रीडिंग, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई। इस प्रोसेस की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बहस के दौरान 7,600 से ज्यादा संशोधन यानी अमेंडमेंट सुझाए गए। इनमें से करीब 2,473 पर तो असेंबली में डिटेल में चर्चा हुई। ये दिखाता है कि हमारे संविधान के हर एक शब्द को कितनी बारीकी से परखा गया था। आखिर में 2 तारीखें आती हैं जो इतिहास बन गईं। 26 नवंबर 1949, ये वो दिन था जब संविधान को अपनाया गया और उस पर साइन हुए। इसे हम आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950, ये वो दिन था जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। और हाँ, 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और इस तरह एक बहुत लंबी और जबरदस्त प्रक्रिया के बाद एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन इस पूरी प्रोसेस की विरासत क्या रही और क्या इसकी कभी कोई आलोचना भी हुई? आइए ये भी देखते हैं। ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन नंबरों से लगता है। संविधान को फाइनल करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। इसके लिए करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, परखा गया और उस जमाने में इस पूरे काम पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। हालांकि ये प्रक्रिया आलोचनाओं से भी अछूती नहीं थी। कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि ये एक सच्ची प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे। कुछ ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा ही वक्त लग गया। ये भी कहा गया कि इसमें कांग्रेस पार्टी का और वकीलों का दबदबा था। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन आलोचनाओं को समझना भी जरूरी है। और अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल। हमारे संविधान बनाने वालों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों पर एक नए भारत की नींव रखी थी। आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम उन सपनों को हकीकत में जी पा रहे हैं? क्या उनका वो महान विजन आज भी उतना ही मजबूत है? शायद यही आज का सबसे बड़ा चिंतन है।